मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा DNYS क्लास का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो है स्प्लिंट। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बैंडेज, तो उसी तरह स्प्लिंट का भी काम होता है। जैसे बैंडेज सपोर्ट करता है कोई भी डैमेज को, कोई कट को, तो उसी तरह स्प्लिंट भी कोई फ्रैक्चर अगर हुआ है, डैमेज अगर हुआ है, तो उसको वो सपोर्ट करता है। फर्स्ट एड एक्चुअल में यही है जो हम लोग कम से कम चीज़ों में किसी की मदद कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आपको फर्स्ट एड अगर किसी को बताना है तो आप ये बोल सकते हो कि कम से कम चीज़ों में, कम से कम समय में आप किसी की अगर कोई मदद कर रहे हैं ताकि जो भी इंजरी हुई है उस वो ज़्यादा बढ़ ना सके या फिर इंजरी हो ही ना, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एड। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था लास्ट इसमें कि हम लोग कुछ बैंडेज यूज़ करते हैं। जो टाइप्स ऑफ अलग अलग फ्रैक्चर्स है, कोई जॉइंट्स अगर है तो उसको जगह पे मेंटेन करने के लिए, उसको बांधने के लिए हम लोग कुछ बैंडेज यूज़ करते हैं। फिर उसमें कई टाइप्स हम बैंडेज भी देखा है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग आज देखने वाले हैं स्प्लिंट। अब स्प्लिंट क्या है, अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो अ स्प्लिंट इज़ अ रिजिड और फ्लेक्सिबल मटेरियल और डिवाइस which used to support to maintain a fractured or dislocated part in position। मतलब स्प्लिंट क्या है, एक डिवाइस है जो फ्लेक्सिबल हो सकता है, जो फैल सकता है, लवचिक हो सकता है, या फिर रिजिड हो सकता है, मतलब सख्त कड़क। तो ऐसा मटेरियल जो अगर हम हमारे कोई बोन अगर फ्रैक्चर हुआ है, कोई जॉइंट अगर फ्रैक्चर हुआ है, कोई बोन अगर डिसलोकेट अगर हुआ है, तो उसको एक जगह पे मेंटेन करने के लिए काम आए, तो उसे बोलते हैं हम लोग स्प्लिंट। तो स्प्लिंट ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई लकड़ी हो सकती है, पाइप हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, घर में की चादर हो सकती है, कोई टॉवेल हो सकता है, नैपकिन हो सकती है। मतलब हमें जो भी चीज़ ऑन द स्पॉट मिल रही है उसको हम लोग एज अ स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा अभी स्प्लिंट क्या है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि स्प्लिंट के टाइप्स क्या है, फिर स्प्लिंट बांधते वक्त कौन से चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन चीज़ों का सावधानी रखनी है। फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि स्प्लिंट को बांधने के लिए कौन से मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक, कौन सी चीज़ हमें हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके टाइप्स। तो स्प्लिंट के अगर टाइप्स देखा जाए तो वैसे स्प्लिंट के जो मैनुअल अगर नेचुरल टाइप देखा जाए तो कोई टाइप्स नहीं है। हर प्रकार की चीज़ हम लोग एज अ स्प्लिंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, जैसे कि आपको कई एग्जांपल दिए थे मैंने कि कई एक्सीडेंट होता है या फिर घर में भी कुछ अगर किसी को इंजरी अगर होती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो। तो जो भी चीज़ हम लोग हमारे पास अवेलेबल है, जो भी हम लोग देख सकते हैं हमारे आजू बाजू, तो वो हम लोग एज अ स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसका आर्टिफिशियल जो स्प्लिंट होते हैं, अगर उसके बेसिस पे अगर इसका डिवाइड किया जाए, दो भागों में बांटा जाए, तो उसको एज अ रिजिड स्प्लिंट होता है और एक फ्लेक्सिबल स्प्लिंट होता है। ठीक है, अब रिजिड स्प्लिंट क्या है, ये ऐसा स्प्लिंट है मतलब जो सख्त हो, कड़क हो। फॉर एग्जाम्पल वुड, जो लकड़ी होती है। ठीक है, लकड़ी के बार आप यूज़ कर सकते हो, लकड़ी का जैसे ब्रांचेस होते हैं वो यूज़ कर सकते हो, झाड़ की ब्रांचेस है वो यूज़ कर सकते हैं। कोई पाइप यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्लास्टिक पाइप हो वो यूज़ कर सकते हो। फिर कोई अगर खड्डा हो, जैसे होता है ना, कार्टून्स होते हैं उसका खड्डा होता है, वो यूज़ कर सकते हो। न्यूज़पेपर आप यूज़ कर सकते हो रोल करके। ठीक है, मतलब हमारे आजू बाजू जो भी सख्त चीज़ें हैं उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब ये यूज़ कहाँ पे होंगी, जैसे कि अगर पैर में अगर फ्रैक्चर हुआ है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसे। फिर अगर हाथ में फ्रैक्चर हुआ है तो हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम फ्लेक्सिबल स्प्लिंट देखते हैं तो ये क्या है, ये सॉफ्ट वस्तु है। जैसे कि अगर घर में हम लोग हैं तो तकिया हो गया, या फिर कोई बेडशीट्स हो गई, या अगर हम बाहर भी है तो हमारे पास कुछ अगर नैपकिन है, दुपट्टा है, स्टोल है, या फिर जो भी ऐसी चीज़ जो हमारे बॉडी के आकार में फोल्ड होकर उसको सपोर्ट कर सके,
वो हो गया फ्लेक्सिबल स्प्लिंट। तो ये कहाँ पे यूज़ होंगी? जहाँ पे छोटा फ्रैक्चर हुआ है या नॉर्मल फ्रैक्चर हुआ है, जैसे कि छोटे जॉइंट्स होते हैं, हमारे रिस्ट होता है, इसमें यूज़ आ जाएगा। एंकल जॉइंट होता है, वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। हमारे फिंगर्स फ्रैक्चर होते हैं, वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कॉज, मीन्स आपका फ्रैक्चर कैसा है उसके हिसाब से आप लोग स्प्लिंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो टाइप थे, रिजिड और फ्लेक्सिबल। इसका आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ तो आपको ध्यान में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपके फिंगर से लेकर आपका रिस्ट है, ठीक है, फिर आपके ऑल अगर फिंगर है, पूरे हाथ की पूरे उंगलियों में अगर फ्रैक्चर है तो, फिर आपके एल्बो में अगर फ्रैक्चर है तो कैसे करेंगे हम लोग, अगर पूरे हैंड को फ्रैक्चर है तो कैसा स्प्लिंट यूज़ किया जाता है, अगर वेस्ट में कमर में अगर फ्रैक्चर है तो कैसे हेलो स्प्लिंट सर। है। ठीक है, हमारे अगर टोज़ में अगर है, पैर के पंजों में अगर है, या फिर काफ मसल में है, हमारे एंकल में है, तो कैसे यहाँ पे स्प्लिंट यूज़ किए गए आप लोग पिक्चर में देख सकते हो। तो देखिए, अगर आप लोग मेडिकल के हिसाब से देखते हैं, जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं तो उस टाइम ये टाइप के स्प्लिंट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अल्नर गटर है, मतलब जो हमारा अल्ना बोन होता है फोर आर्म का, तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा। फिर वॉलनर है, थम स्पाइका है, रिवर्स शुगर टंग है, मतलब ये अलग अलग नाम से इसे जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आर्टिफिशियल स्प्लिंट जो हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन देखिए, हमें क्या स्प्लिंट, कौन सा स्प्लिंट पढ़ना है, वो तो हमें एज अ नॉलेज हमने देख लिया है, लेकिन जो ओरिजिनल मतलब हमें सराउंडिंग में मिल जाए, ठीक है, वो स्प्लिंट हमें पढ़ना है, वो चीज़ों का हमें यूज़ करना है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड ज़्यादातर हॉस्पिटल में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑलरेडी सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन फर्स्ट एड कहाँ पे दिया जाता है, जैसे कि हम लोग घर पे है और घर पे कोई गिर गया है, किसी का अगर फ्रैक्चर अगर हो गया है, ठीक है, और उस दौरान ब्लीडिंग अगर हो रहा है या फिर कोई बोन डिसलोकेट अगर हो गया है, और हमें जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, तो इस दौरान जो किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एड। या फिर अगर हम लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हो या फिर रोड से हम लोग जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, तो हर चीज़ हमें टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो इस दौरान ऐसी स्थिति में हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एड मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम लोग जब स्प्लिंट पढ़ते हैं, रिजिड स्प्लिंट और फ्लेक्सिबल स्प्लिंट, तो ऐसे चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हो। बाहर आप लोग चले गए रोड साइड में, तो आप लोग को लकड़ियाँ मिल जाती है, कुछ प्लास्टिक मिल जाता है, तो वो आ जाएगा आपके रिजिड स्प्लिंट में। आपके पास अगर कोई नैपकिन है, कोई रोप है, रस्सी है, तो वो आ जाएगा फ्लेक्सिबल स्प्लिंट में। मतलब आपको पहले डायग्नोस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस टाइप का फ्रैक्चर हुआ है, और फिर बाद में आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ स्प्लिंट के टाइप्स। अब हम लोग देखते हैं कि स्प्लिंट बांधते वक्त कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम हमारे सामने कोई इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले वहाँ पे देख लीजिए कि प्रॉब्लम क्या हुई है, सही में फ्रैक्चर ही हुआ है या ब्लीडिंग हो रहा है सिर्फ, या फिर कुछ खरोच आई है, मतलब टाइप वहाँ पे कौन सी कंडीशन वहाँ पे है वो देखना है आपको। अगर किसी की ब्रीदिंग अगर रुक गई है तो आप लोग स्प्लिन नहीं बांधोगे, बैंडेज नहीं बांधोगे, आप लोग उसको सीपीआर दोगे। ठीक है, किसी का सिर्फ ब्लीडिंग हो रहा है, वो बता रहा है कि मुझे कुछ दुख नहीं रहा है, सिर्फ ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप लोग बैंडेज बांधोगे क्या? नहीं बांधोगे। मतलब सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि वहाँ पे कौन सी चीज़ का इंजरी हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है या नहीं, वहाँ पे डैमेज हुआ है या नहीं, या फिर ब्लीडिंग हुआ है या नहीं, और फिर बाद में आपको उसको ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, और जैसे हम लोग बैंडेज में देखा था, उसी तरह फास्ट एक्शन लेना है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप जब ट्रीटमेंट करते हो तो जल्द से जल्द आपको डायग्नोस करके फटाक से उसका एक्शन लेना है, और कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं करनी है। अगर आपको जो पता है वही करिए, वरना क्या होगा,
अगर आपको पता नहीं है फिर भी आप लोग कुछ तो भी कर रहे हैं तो वो डैमेज बढ़ सकता है। जो चीज़ का आपको नॉलेज है वही चीज़ आप यहाँ पे करिए, ठीक है। तो हम लोग जब स्प्लिंट बांधते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि कहीं ब्लीडिंग हो रहा है क्या। अगर ब्लीडिंग सिर्फ हो रहा है तो उसको साफ करके वहाँ पे बैंडेज कर दीजिए। लेकिन अगर ब्लीडिंग के साथ साथ अगर कोई फ्रैक्चर भी हुआ है, अब फ्रैक्चर आपको बताया था मैंने कि फ्रैक्चर कैसे पहचानोगे आप, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगा, मतलब जो भी एरिया में फ्रैक्चर हुआ है, टूट फूट हुई है, वहाँ पे स्वेलिंग होगा, सूजन आ जाएंगी, ठीक है। उसके साथ साथ पेन रहेगा पेशेंट को बहुत। जब भी आप अगर पैर में अगर फ्रैक्चर अगर हुआ है, जब भी आप उसको हाथ लगाओगे तो पेशेंट बताएगा कि यहाँ पे दर्द बहुत हो रहा है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ स्वेलिंग दिखेंगी आपको, कई बार साथ में ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये अब फ्रैक्चर हेयरलाइन भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर अंदरूनी कुछ मार भी हो सकता है जैसे कि मसल पेन होता है। लेकिन उस दौरान भी आप लोग उसको सपोर्ट दे सकते हो, ठीक है। अब ये देख लिया हमने कि फ्रैक्चर है या नहीं। फिर अगर उसके साथ अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो सबसे पहले वहाँ पे क्लीन करके उसको बैंडेज करिए, बाद में स्प्लीन का उसको सपोर्ट दीजिए, ठीक है। अब स्प्लीन सपोर्ट देते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा टाइट ना हो। जो भी चीज़ आप लोग बांध रहे हो, लकड़ी से उसको सपोर्ट दे रहे हो, कोई प्लास्टिक से सपोर्ट दे रहे हो, कोई रुमाल से सपोर्ट दे रहे हो, जो भी चीज़ से आप सपोर्ट दे रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, लेकिन टाइट नहीं होना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो भी पोर्शन में आप स्प्लिंट बांध रहे हो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होते रहना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा तो वहाँ पे जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी रुक जाएगी और जो स्वेलिंग है वो बढ़ सकती है। या फिर ऐसा बैंडेज नहीं करिए, ऐसा स्प्लिंट मत बांधिए जो एक ही जगह ब्लड को एक्यूमुलेट करके रखेगा, बांध के रखेगा, जमा करके रखेगा। ऐसी कंडीशन में भी वहाँ पे स्वेलिंग बढ़ सकता है, ठीक है। आपको बताया था मैंने बैंडेज के लेक्चर में कि जब भी आप लोग बैंडेज बांधते हो या फिर स्प्लिंट बांधते हो तो आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग पैर में अगर बांध रहे हैं तो नीचे से ऊपर की ओर बांधना है, ना कि ऊपर से नीचे की ओर, ताकि जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है वो नीचे, मतलब हमारे एंकल की ओर, हमारे टोस की ओर वो जमा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके फोर आर्म में अगर फ्रैक्चर हुआ है तो आप लोग एंकल से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ, नी की तरफ बांधेंगे उसे, ठीक है। अगर कोई जॉइंट में अगर फ्रैक्चर हुआ है तो आपको बताया था मैंने कि 8 शेप में बांधना है, ताकि जो जॉइंट है, फॉर एग्जांपल नी, हमारा जो घुटना है, अगर वहाँ पे अगर जॉइंट है तो आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पे 8 शेप में बैंडेज बांधेंगे या जो भी सेमी प्लास्टर है वो बांधेंगे, ठीक है। ताकि जो हमारा थाई बोन है और हमारे नीचे के मतलब टिबिया और फिबुला, वो जो बोन जॉइंट हो रहे हैं तो वो एक जगह पे एडजस्ट होए, मतलब एक जगह पे उसको मेंटेन करना है। क्योंकि अगर जॉइंट में अगर फ्रैक्चर है तो दोनों बोन अलग निकल के वो डिसलोकेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर 8 आकार में बैंडेज बांधने के बाद फिर आपको स्प्लिंट बांधना है, ठीक है। तो ऐसे बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ साथ जब भी आप लोग स्प्लिंट बांधते हो तो आपको कुछ जॉइंट्स का और बोन्स का ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे फोर आर्म में, अगर आपको एग्जांपल दिखाता हूँ पेन का, अगर ये हमारा पैर है और ये हमारा थाई एरिया है, फिर बीच का जो गोल्डन कलर है वो आपका अगर नी है, और नीचे का जो पैर है वो अगर आपका थाई मसल्स, सॉरी आपका काफ मसल्स है, मतलब टिबिया और फिबुला है, बोन्स। अगर ये टिबिया फिबुला में अगर फ्रैक्चर अगर हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ साथ जो इसके दोनों भी जॉइंट है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ पे फोर लेग में, मतलब लोअर लेग में अगर यहाँ पे फ्रैक्चर है, मतलब टीबिया में हो सकता है, फिब्यूला में हो सकता है, तो आप लोग जब भी उसको बैंडेज करोगे और उसके बाद जब आप लोग स्प्लिंट बांधोगे
तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नीचे का जॉइंट है, जो एंकल जॉइंट, फिर हमारा बोन और फिर हमारा जो नी जॉइंट है वो पूरा कवर होना चाहिए। उसको पूरे पार्ट को वहाँ पे सपोर्ट देना पड़ेगा। माइक्रोफोन ऑफ करिए। शुभांगी मैम, आपका माइक्रोफोन आप ऑफ ही रखिए, ठीक। अपने माइक्रोफोन पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो आपको बता रहा था मैं कि कोई भी जब भी बोन फ्रैक्चर होता है तो उसके ऊपर जो भी जॉइंट है या फिर नीचे जो जॉइंट है उस पर ध्यान रखना है। जैसे कि लोअर लेग में अगर हुआ है, मतलब टीबिया या फिबुला में अगर जॉइंट में अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसको तो आपको सपोर्ट देना ही है, लेकिन उसके ऊपर जो जॉइंट है नी जॉइंट और उसके नीचे जो है एंकल जॉइंट उसको भी सपोर्ट देना है। ठीक है, उसी तरह अगर थाई में अगर फ्रैक्चर है तो आपको थाई मसल्स को देना ही पड़ेगा, मतलब जो फीमर है वो बोन को सपोर्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो नी है, नी जॉइंट है या जो फीमरल जॉइंट है जिसको हम लोग वेस्ट जॉइंट भी बोलते हैं, जो कमर के पास होता है, तो उसको भी पूरा सपोर्ट देना पड़ेगा। उसी तरह सेम अगर इसी को अगर आप लोग अपना हाथ मानते हो तो ये ऊपर का हो गया ह्यूमरस, ये हुआ एल्बो, नीचे का हुआ फोर आर्म और फिर ये हुआ रिस्ट जॉइंट। अगर ऐसी कंडीशन में अगर हमारे फोर आर्म में अगर फ्रैक्चर है तो आपको फोर आर्म को स्प्लिन बांधना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो एल्बो है और रिस्ट जॉइंट है वो भी स्ट्रेट रहे, वो भी एक जगह पे मेंटेन रहे, उसका भी डिसलोकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर ऊपर ह्यूमरस में अगर है, ऊपर का जो हमारा आर्म्स होते हैं वहाँ पे अगर फ्रैक्चर है तो वो लोकेशन को वहाँ पे भी स्प्लिन बांधना है, और उसके साथ साथ हमारा एल्बो और हमारा जो शोल्डर जॉइंट है उन दोनों को भी साथ में स्प्लिन बांधना है। मतलब आपको स्प्लिन ऐसा बांधना है कि तीनों चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग बोन पे स्प्लिन बांध रहे हैं, चाहे वो अपर आर्म हो, लोअर आर्म हो, अपर लेग हो, लोअर लेग हो, कोई भी बोन, लेकिन उससे जॉइंट जो भी, मतलब उसकी चिपकी हुई जो भी जॉइंट्स है उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जॉइंट्स को क्यों ध्यान रख रहे हैं हम लोग, क्योंकि कोई भी बोन अगर फोर आर्म हम लोग देखा जाए, जैसे कि ये फोर आर्म है तो ये कहीं ना कहीं जॉइंट है, मतलब यहाँ नीचे रिस्ट जॉइंट में और ऊपर हमारे एल्बो में, यहाँ पे क्या है, ये चिपकी हुई है, एक दूसरे बोन से चिपकी हुई है। जैसे कि रिस्ट जॉइंट में फोर आर्म हमारे टार्सल से चिपके हैं, सॉरी कार्पल से चिपके हुए हैं, और ऊपर एल्बो में हमारे ह्यूमरस बोन से वहाँ पे चिपके हुए हैं। तो क्या होगा, जब भी आप लोग जॉइंट का मूवमेंट करेंगे तो जो नीचे का बोन है वो डिसलोकेट हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फोर आर्म में अगर आपको फ्रैक्चर है और आपने एल्बो मूवमेंट किया या फिर रिस्ट मूवमेंट किया तो ये बीच का जो बोन है फोर आर्म ये डिसलोकेट हो सकता है। उसी तरह अगर आपका लोअर लेग है, टिबिया फिब्यूला, अगर उसका फ्रैक्चर अगर हुआ है और आप लोग नी जॉइंट और एंकल जॉइंट को अगर मूवमेंट दे रहे हो तो टिबिया या फिब्यूला जो भी फ्रैक्चर हुआ है वो डिसलोकेट हो सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, जो भी बोन में फ्रैक्चर हुआ है, जो भी पैर का हो या हाथ का हो, अगर उसको आप लोग स्प्लिन बांध रहे हो तो उससे रिलेटेड दो जो भी जॉइंट है उसको भी ध्यान रखना है कि उसका भी लोकेशन ना हो। ठीक है, अब हमने जॉइंट का देख लिया। उसी तरह अगर जॉइंट में अगर फ्रैक्चर अगर हुआ है तो जैसे ये हाथ है, ये शोल्डर जॉइंट, फिर ह्यूमरस, एल्बो, फोर आर्म मतलब रेडियस अल्ना, और नीचे रिस्ट जॉइंट। तो हो सकता है आपके एल्बो में फ्रैक्चर हो जाए, कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके बोन में ही फ्रैक्चर होगा, हो सकता है कि जॉइंट में फ्रैक्चर हो, जहाँ पे भी दो बोन जॉइंट हो रहे हैं तो हो सकता है वो जॉइंट में फ्रैक्चर हो। तो ऐसे में क्या करना है, जब भी आप लोग इसको बैंडेज बांधोगे
तो सबसे पहले आपको बताया था मैंने कि ऐसे जो जॉइंट है वहाँ पे 8 शेप में आपको बैंडेज बांधना है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, ताकि दोनों बोन एक जगह सेट रहे, वो डिसलोकेट ना हो इसीलिए। और उसके बाद जब आप स्प्लिंट बांधोगे तो फिर आपको ऊपर का और नीचे के बोन को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर एल्बो में अगर फ्रैक्चर अगर हुआ है, वहाँ पे अगर कुछ इंजरी हुई है तो वहाँ पे पहले बैंडेज बांध दीजिए। उसके साथ साथ स्प्लिंट बांधते वक्त हमारा ह्यूमरस, फिर बाद में एल्बो और फिर फोर आर्म मतलब रेडियस अल्ना, ये तीनों चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा और तीनों को एक लाइन में रखकर उसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको स्प्लिंट बांधना पड़ेगा। इसी तरह सेम पैर का है। अगर नी जॉइंट में अगर फ्रैक्चर अगर हुआ है तो आपको हमारा फीमर बोन मतलब थाई बोन, फिर नीचे का टिबिया फिबुला जिसे हम लोग काफ बोन बोलते हैं, वो तीनों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे लोकेशन चेंज ना हो, मतलब डिसलोकेट ना हो, जो भी हमारे बोन्स है जॉइंट्स है वो डिसलोकेट ना हो, ठीक है। अभी जॉइंट्स और बोन आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान में रख लीजिए, बाद में हम लोग जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ आपको जब भी स्प्लिंट बांधना है, बैंडेज बांधना है, तो ये थोड़ी चीज़ें आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि बोन और जॉइंट का रिलेशन कैसा है। तो हम लोग देख रहे थे कि कौन सी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखनी चाहिए स्प्लिंट बांधते वक्त। तो हमने देखा जॉइंट में जब भी फ्रैक्चर है या फिर बोन में अगर फ्रैक्चर है तो उससे रिलेटेड सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब स्प्लिन बांधने से पहले या फिर बैंडेज करने से पहले हमेशा ब्लड सर्कुलेशन चेक करना है। तो इसलिए जब भी हम लोग बैंडेज बांधते हैं तो हम लोग अगर हाथ का अगर बैंडेज कर रहे हैं, हाथ में अगर फ्रैक्चर है तो हमारे फिंगर्स हाथ के हम लोग बैंडेज नहीं करेंगे, उसको कवर नहीं करेंगे। या फिर अगर पैर में अगर फ्रैक्चर है तो पैर की उंगलियों को, हमारे टोज को हम लोग कवर नहीं करेंगे, ताकि हम लोग ब्लड सर्कुलेशन चेक कर सके। अब बैंडेज बांधने के पहले या फिर स्प्लिन बांधने के पहले सबसे पहले क्या काम करना है हमें, वो जो भी पर्टिकुलर पार्ट है, अगर हाथ में अगर फ्रैक्चर है तो हमारे फिंगर की मदद से वहाँ का सेंसेशन चेक करना है कि हाथ में सेंसेशन है क्या, या फिर कुछ नमनेस है, मतलब कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं करते हमारे मसल्स, वहाँ पे कुछ स्टिफनेस आता है या फिर फ्रैक्चर की वजह से वो वहाँ का एक्शन कम हो जाता है, फंक्शन कम हो जाता है, तो इसलिए आपको वहाँ का रिस्पॉन्स चेक करना है। फिर उसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन चेक करना है कि पूरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है क्या, और फिर बाद में आपको बैंडेज बांधना है और स्प्लिंट बांधना है। अब स्प्लिंट या बैंडेज बांधने के बाद फिर से आपको एक बार चेक करना है आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है क्या। अगर हाथ को आपने बैंडेज बांध दिया तो फिर से हाथ की उंगलियों की मदद से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन चेक करिए कि हाथ में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है क्या। अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो आपका बैंडेज आप चेक करिए आपने ज़्यादा टाइट बांध दिया है क्या, या फिर जो भी पेशेंट है जो इंजर्ड हुआ है उसको पूछिए कि ज़्यादा टाइट हुआ है क्या, आपको तकलीफ हो रही है क्या, और फिर आप उसे फिर से खोलकर आप लोग थोड़ा सा लूज कर सकते हो, ठीक है। तो बैंडेज बांधने से पहले और बैंडेज बांधने के बाद दोनों टाइम आपको ब्लड सर्कुलेशन चेक करना है। अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो वहां पे आपको पता चल जाएगा ऑन द स्पॉट, क्योंकि वो जो उंगलियां है, अगर हाथ में अगर बैंडेज बांधा है तो उंगलियों में अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो उसमें चीटियां आने लगेंगी, झंझनाट तैयार होगा, या फिर जो नेल्स है थोड़े से ब्लू कलर की कलर चेंज होने लगेगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ब्लड नहीं पहुंच रहा है, इसलिए उसका कलर चेंज होगा। तो ऐसे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स से आप लोग चेक कर सकते हो कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी पार्ट में जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा लूज बांधिए, क्योंकि अगर फ्रैक्चर जब भी होता है तो वो समय के साथ स्वेलिंग बढ़ते जाता है, ठीक है। तो हो सकता है अगर फोर आर्म में अगर फ्रैक्चर है तो वहाँ पे थोड़ा लूज बांधिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वहाँ पे स्वेलिंग बढ़ सकती है। तो ऐसे मीन्स ऑन द स्पॉट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर कंडीशन आपके लिए अलग रहेंगी, ये हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर सकते कि कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो मीन्स ऑन द स्पॉट आप लोग कैसे कॉन्शियसली उसे हैंडल करते हैं वो जरूरी है, ठीक है। अब ये हो गया हमने स्प्लीन
बांधते वक्त कौन से चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा मटेरियल यूज होगा, मतलब स्प्लीन बांधने के हम लोग के पास कौन सी चीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास स्प्लिंट होना चाहिए। स्प्लिंट मतलब चाहे वो रिजिड हो चाहे फ्लेक्सिबल हो। जैसे कि आपको एग्जांपल बताया था मैंने, लकड़ी हो सकती है, झाड़ों की फांदियाँ हो सकती है, कुछ प्लास्टिक हो सकता है, पाइप हो सकते हैं, या फिर खड्डा अगर है, कार्टून जो होता है वो मिल सकता है आपको, या फिर न्यूज़पेपर अगर है आपके पास उसको रोल करके आप लोग यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर जैसे कि हम लोग फ्लेक्सिबल देखते हैं स्प्लिंट, तो उस दौरान आप लोग क्या यूज़ करेंगे, न्यूज़ पेपर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई नरम प्लास्टिक है जिसकी मदद से हम लोग बांध सकते हैं वो यूज़ कर सकते हो। अगर हम लोग घर में है तो पीलो आप लोग यूज़ कर सकते हो, तकिया। कोई बेडशीट है उसको ज़्यादा रैप कर से करके ज़्यादा लेयर बनाकर वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सादा कोई बैंडेज होगा वो यूज़ कर सकते हो। मतलब जो भी इस जगह पे एक्सीडेंट हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है, वो प्लेस पे जो भी चीज़ें आपको अवेलेबल दिख रही है उसकी मदद से आपको बैंडेज करना है। ठीक है, अब ये हो गया मटेरियल। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि आप लोग अगर बाहर ट्रैवल कर रहे हो और ऑन द रोड किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे टाइम आपको खड्डा नहीं मिलेगा, न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा, मतलब बहुत सी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी। कई बार दूर दूर तक झाड़ नहीं होते हैं तो आप लोग फांदियाँ नहीं तोड़ सकते हो। कई बार हमारे पास स्टोल नहीं होता है, छोटा सा रुमाल होता है तो उसकी मदद से हम लोग नहीं बांध सकते हैं। तो कई बार क्या होगा कि मटेरियल अवेलेबल नहीं रहेगा, तो ऐसे टाइम बॉडी को ही आपको एज अ स्प्लिंट यूज करना है। ठीक है, मतलब अगर आपका हाथ अगर फ्रैक्चर है, ये इमेजिन कर लीजिए थोड़ा सा। हम लोग जब प्रैक्टिकल देखेंगे उस टाइम हम लोग डीप में देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपका अगर हाथ अगर फ्रैक्चर है तो आप लोग क्या करेंगे, फोर आर्म है या फिर आर्म है, मतलब ह्यूमरस बोन है या फिर रेडियस अल्ना, इसमें अगर फ्रैक्चर है, या फिर जॉइंट एल्बो जॉइंट है उसमें फ्रैक्चर है, तो क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले उसको बैंडेज बांधेंगे। फिर बाद में आपके बॉडी से, मतलब उसको स्ट्रेट लेटाकर आपके बॉडी से, मतलब चेस्ट के साथ, अगर ह्यूमरस बोन है तो आपके चेस्ट के साथ, या फिर अगर आपका रेडियस अल्ना है तो आपके स्टमक एरिया के साथ उसको बांध देंगे। अब बांधने के लिए आपको कई सारी चीजें मिल सकती है। कोई अगर रस्सी मिल रही है, या किसी के पास अगर रुमाल है, या जो भी चीज अवेलेबल है उसकी मदद से आप क्या करिए, बॉडी के साथ ही उसको बांध दीजिए। मतलब उसको सीधा लेटाकर हाथ हमारा स्ट्रेट रख के, जो हमारा चेस्ट एरिया है, एब्डोमेन एरिया है, उसके साथ उसको बांध दीजिए। तो हमारा बॉडी ही उसको स्प्लिंट की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर लेग में अगर फ्रैक्चर है, पैरों में अगर फ्रैक्चर है, जैसे कि थाई बोन है, फीमर, या फिर टीबिया फिबुला है जो काफ बोन्स होते हैं, उसको अगर फ्रैक्चर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम लोग दोनों पैरों को साथ में बांध देंगे, क्योंकि एक पैर तो हमारा सही है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ एक ही पैर में अगर राइट लेग में फ्रैक्चर है तो लेफ्ट लेग से उसको बांध दीजिए, तो एज अ स्प्लिंट काम करेगा। अगर हमारे फिंगर्स में अगर फ्रैक्चर है, जैसे कि हमारे फोर फिंगर्स है, अगर इसमें अगर फ्रैक्चर है तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सभी फिंगर्स को एक साथ फ्रैक्चर नहीं होगा, एक उंगली को हो सकता है, दो उंगलियों को हो सकता है, तो बाकी चारों उंगलियों को एक साथ बांध दीजिए, तो वो एज अ स्प्लिंट काम करेगा। ठीक है, मतलब ऑन द टाइम आप लोग जैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं उसको एडजस्ट करना है। लेकिन एक चीज सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर बोन प्रोट्रूड हुआ है, मतलब स्किन से अगर बाहर निकला है, तो ऐसे टाइम बहुत ज्यादा सावधानी आपको बरतनी है। जैसे कि कई बार होता है ना कि फ्रैक्चर होके जो बोन है वो स्किन से बाहर निकल जाता है। ये आप आगे हम लोग पढ़ेंगे, फ्रैक्चर में जब पढ़ते हैं हम लोग उसी टाइप्स ऑफ पैटर्न में, तो जब आप लोग को डीप में पता चलेगा। लेकिन अभी आप लोग ये ध्यान रखिए कि कई बार आप लोग मिस देखते होंगे एक्सीडेंट में क्या होता है कि जब भी फ्रैक्चर होता है, बहुत बुरा अगर एक्सीडेंट हुआ है, या फिर पैर पे अगर गाड़ी गिर गई है, या फिर बहुत हैवी चीज अगर गिर गई है, तो क्या होता है कि बोन टूट कर बाहर निकल जाता है। जैसे कि अगर ये आपका फोर आर्म है, मतलब हाथ है आपका, रेडियस और अल्ना,
और यहाँ पे अगर फ्रैक्चर है तो क्या होगा, ये जो पूरा जो बोन है ये बीच में से टूट जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, प्रेशर की वजह से, मतलब ऊपर से प्रेशर आएगा और नीचे से प्रेशर आएगा, तो एक बोन अंदर की तरफ जाएगा और जो नीचे का एक पार्ट है वो बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, और ऐसे टाइम क्या होता है, जब भी बोन फ्रैक्चर होता है तो उसकी जो एंड है वो शार्प रहते हैं, नोकीले होते हैं, तो प्रेशर की वजह से वो स्किन के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम क्या करना है, आपको जैसे कि वैसे ही उसको रहने देना है। अगर हो सके तो थोड़ा सा बैंडेज की मदद से उसको थोड़ा सपोर्ट करिए, अगर पेशेंट अगर कंफर्टेबल फील कर रहा है तो, वरना उसे कुछ भी डिसलोकेट नहीं करना है, ना उसको पीछे पुश करना है। कई बार क्या करते हैं लोग, उसको वापस पुश करते हैं, अंदर प्रेस करते हैं ताकि वो स्ट्रेट हो सके, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग अगर उसको पीछे पुश करोगे तो हो सकता है जो बाकी मसल्स है या फिर जो लिगामेंट्स है या फिर जो सॉफ्ट टिश्यूज है वो डैमेज हो जाए। ठीक है, कई बार जो नस होती है हमारी, वेन्स आर्टरीज, वो भी उसके बीच में प्रेस हो सकती है। तो ऐसे इसमें कुछ भी आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है, सादा सिंपल उसको सिर्फ सपोर्ट दे सकते हैं आप लोग, सादा बैंडेज की मदद से या रुमाल की मदद से, तो उसको दे दीजिए। मतलब अगर पेशेंट फील अगर अच्छा करता है, उसको कंफर्टेबल लग रहा है जो पोजीशन में, उसमें उसको रख दीजिए। लेकिन ऐसे टाइम उसको प्रेस या प्रेशर डाल के उसको कुछ भी लोकेशन को चेंज नहीं करना है। ठीक है, फिर आप लोग कॉल असिस्टेंट करेंगे, मतलब मेडिकल असिस्टेंट को कॉल करेंगे। ठीक है, और अगर वो ऑन द वे है, एम्बुलेंस आ रही है या फिर जो भी मेडिकल आपको सपोर्ट मिला है वो अगर ऑन दी वे है, तो उसको आने का वेट करिए। ठीक है, अपने हाथ से कुछ भी उसको प्रेस या फिर बैंडेज मत करिए। सिर्फ आप लोग ये कर सकते हो, अगर कोई पार्ट में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो उसको आप लोग बैंडेज बांध दीजिए ताकि ब्लीडिंग कम हो, या फिर पेशेंट या फिर जो भी बॉडी है जो इंजर हुई है, वो अगर कहीं बाहर ऐसे रोड पे पड़ी है या फिर ऐसे जगह पे है जो कंफर्टेबल ना हो, मतलब पेशेंट अभी गिरेगा गाड़ी से तो वो आड़े आड़ा टेढ़ा गिरेगा, कभी पैर ऊपर हो सकते हैं या फिर हाथ टूट कर बाजू में आ सकता है। मतलब एनी कंडीशन, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो सिर्फ उसको कंफर्टेबल बैठा दीजिए, या फिर लेटने के पोजीशन में तो लेटा दीजिए और उसको सेफ एरिया में लेके जाइए। लेकिन अगर बोन अगर बाहर दिख रहा है तो वहां पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, जो मेडिकल असिस्टेंट है उसका वेट करना है, जो भी एम्बुलेंस आ रही है उसका वेट करना है। ठीक है, तो ये था हमारा स्प्लेन का पार्ट, यहाँ पे ये खत्म हो चुका है। तो मैक्सिमम जो बैंडेज है हमारा और स्प्लिंट है वो सेम है, सिर्फ कुछ कंडीशन यहाँ पे अलग अलग आ जाती है, या फिर जो उसका यूज का तरीका है या फिर जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं उस पर डिपेंडिंग ये डिवाइड होता है, वरना बैंडेज और स्प्लिंट एक ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म हो गया, स्प्लिंट। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।